नमस्ते। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर में चलने वाले हैं जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुप्त साम्राज्य की। ये वो दौर था करीब 320 से 550 ईस्वी के बीच का, जब कला, विज्ञान और संस्कृति ने ऐसी ऊंचाइयां छू ली थी ना कि उनकी चमक आज भी हमें हैरान कर देती है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? मतलब क्या खास था इस दौर में कि इसे स्वर्ण युग जैसा बड़ा खिताब दे दिया गया? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम मिलकर उन वजहों को समझेंगे जिन्होंने गुप्त काल को भारतीय इतिहास में इतना खास बना दिया। तो देखिए, किसी भी महान युग की कहानी शुरू होती है उसके लीडर्स से, उसके नेतृत्व से। और गुप्त साम्राज्य की कहानी तो कुछ महान और दूरदर्शी सम्राटों के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो आइए सबसे पहले उन शासकों से मिलते हैं जिन्होंने इस गोल्डन एज की नींव रखी। तो कहानी शुरू होती है चंद्रगुप्त प्रथम से, लगभग 319 सीई में। इन्होंने ही साम्राज्य की नींव रखी और एक जबरदस्त टाइटल लिया, महाराजाधिराज, मतलब राजाओं की भी राजा। फिर इनके बाद आए समुद्रगुप्त, एक ऐसे योद्धा जिनकी विजय गाथाएं पूरे भारत में गूंजी। और फिर इस कहानी के शिखर पर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इन्हीं के समय में गुप्त साम्राज्य अपनी बुलंदियों के चरम पर था। समुद्रगुप्त की बात करें तो उनकी मिलिट्री जीनियस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें भारत का नेपोलियन तक कहा जाता है। और उनकी रणनीति तो देखिए कितनी कमाल की थी। उत्तर भारत को तो सीधे अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन दक्षिण के राजाओं को हराया जरूर, पर उनका राज उन्हें वापस लौटा दिया। शर्त बस इतनी सी थी कि वो गुप्त साम्राज्य के अधीन रहेंगे। ये सिर्फ जीतना नहीं था, ये बहुत ही स्मार्ट पॉलिटिक्स थी, एक दूर की सोच थी। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस विरासत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने पश्चिम में शक क्षत्रपों को हराया और साम्राज्य को एक तट से दूसरे तट तक, मतलब अरब सागर तक फैला दिया। और तो और उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी कैपिटल बनाया, जो देखते ही देखते ट्रेड और कल्चर का एक चमकता हुआ हब बन गया। और बस यहीं से, इस शांति और समृद्धि के माहौल से, कला और ज्ञान के लिए सारे दरवाजे खुल गए। लेकिन देखिए, सिर्फ महान राजाओं से ही तो काम नहीं चलता ना। इतने बड़े एम्पायर को चलाने के लिए एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन, एक कुशल प्रशासन भी तो चाहिए। तो अब देखते हैं कि गुप्तों ने ये कैसे किया। उन्होंने ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई जिससे इतनी शांति और समृद्धि आई। गुप्तों का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो मौर्यों से काफी अलग था। मौर्यों के टाइम में सब कुछ सेंट्रलाइज था, यानी सारे फैसले केंद्र से होते थे। लेकिन गुप्तों ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी विकेंद्रीकरण का। और ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी बात थी। इसका सीधा सा मतलब था कि लोकल लीडर्स को अपने इलाके के फैसले लेने की आजादी थी। इससे हुआ ये कि एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा असरदार तो बना ही, साथ ही वो आम लोगों के और भी करीब आ गया। जरा इस स्ट्रक्चर को देखिए। पूरे एम्पायर को प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें कहते थे भुक्ति। फिर इन भुक्तियों को जिलों में, जिन्हें विषय कहा जाता था, और जिलों को गांव में, यानी ग्राम में। हर लेवल पर एक एडमिनिस्ट्रेटर था। प्रांत में उपारिक, जिले में विषयपति और गांव में ग्रामाध्यक्ष। कितना क्लियर और ऑर्गेनाइज सिस्टम था। इसी वजह से जमीनी स्तर पर, ग्रास रूट लेवल पर शासन बहुत असरदार हो गया था। और इस बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन का नतीजा, इसका सबसे अच्छा सबूत हमें मिलता है चीनी यात्री फाहियान की डायरी से, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के ही जमाने में भारत आए थे। उन्होंने क्या लिखा, जरा सुनिए। लोग खुशहाल हैं, राजा शारीरिक दंड नहीं देता, अपराधियों पर बस जुर्माना लगाया जाता है। सोचिए, ये उस दौर के समाज की कितनी साफ और सच्ची तस्वीर पेश करता है। एक शांतिपूर्ण और न्यायप्रिय समाज। तो जब समाज में इतनी शांति हो, इतनी प्रॉस्पेरिटी हो, तो क्या होता है? जाहिर है, ज्ञान और कला को फलने फूलने का मौका मिलता है। और गुप्त काल में तो बस यही हुआ। साइंस, मैथ्स, लिटरेचर, हर फील्ड में एक ऐसी क्रांति आई जिसने सच में दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है शून्य, जीरो। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो दुनिया को भारत के सबसे बड़े गिफ्ट्स में से एक है। और हाँ, इसी गुप्तकाल में शून्य की खोज हुई, डेसिमल सिस्टम बना, और इसने तो जैसे मैथ्स का पूरा चेहरा ही बदल दिया। और इस पूरी क्रांति के पीछे अगर किसी एक जीनियस का नाम लेना हो, तो वो है आर्यभट्ट, एक महान गणितज्ञ और एस्ट्रोनॉमर। उन्होंने सिर्फ डेसिमल सिस्टम ही नहीं दिया, बल्कि पाई की वैल्यू इतनी सटीक निकाली जो आज भी हैरान करती है। उन्होंने ये तक कैलकुलेट कर लिया कि एक सोलर ईयर कितना लंबा होता है।
और ये भी बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ये बातें उस जमाने के लिए मतलब माइंड ब्लोइंग थीं। और देखिए, ये साइंस सिर्फ किताबों और थ्योरी तक सीमित नहीं था, ये प्रैक्टिकल था। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है दिल्ली का ये आयरन पिलर। जरा सोचिए, 1500 साल से भी ज्यादा हो गए हैं ये खुले आसमान के नीचे खड़ा है। बारिश धूप सब झेल रहा है, लेकिन आज तक इस पे जंग नहीं लगी। ये उस दौर के मेटलर्जी एक्सपर्ट्स के कमाल के ज्ञान का एक शानदार नमूना है। ज्ञान और कला का ऐसा ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। उनके दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 बेमिसाल विद्वान, और उन्हीं में से एक थे महाकवि कालिदास। उनकी लिखी अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूतम जैसी रचनाएं तो आज भी लिटरेचर की दुनिया में एक बेंचमार्क हैं। और ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। सम्राट कुमारगुप्त ने आगे बढ़कर नालंदा यूनिवर्सिटी की नींव रखी। और नालंदा, वो तो जल्द ही पूरी दुनिया के स्कॉलर्स के लिए लर्निंग का एक ग्लोबल सेंटर बन गया। एक ऐसी जगह जिसने ज्ञान की मशाल को आने वाली कई सदियों तक जलाए रखा। तो अब हम अपनी इस पड़ताल के आखिर में आ गए हैं। हमने देखा कि कैसे शक्तिशाली राजा थे, कितना कुशल एडमिनिस्ट्रेशन था और साइंस और आर्ट्स में कितनी कमाल की तरक्की हुई थी। अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। तो आखिर में गोल्डन एज या स्वर्ण युग होता क्या है? ये एक ऐसा दौर होता है जहां शांति हो, प्रोस्पेरिटी हो, स्टेबिलिटी हो। एक ऐसा माहौल जो आर्ट, साइंस और कल्चर में बड़ी बड़ी उपलब्धियों को जन्म दे। और जब हम इन सब पैमानों पर गुप्त साम्राज्य को देखते हैं तो वो एकदम खरा उतरता है। महान लीडरशिप, बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन और आर्यभट्ट, कालिदास जैसे जीनियस, इन सब चीज़ों ने मिलकर ही इस युग को वाकई एक स्वर्ण युग बनाया। लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचना बनता है। जब हम किसी भी दौर को गोल्डन एज का टैग लगा देते हैं तो कहीं हम इतिहास को ज़रूरत से ज़्यादा आसान तो नहीं बना रहे हैं? क्या ये टैग हमें उस दौर की मुश्किलों को या आम इंसान की ज़िंदगी को पूरी तरह समझने से रोकता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।